नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग में आपका बहुत ही स्वागत से भी स्वागत है बोल रहे हैं। आज हम पहुंचे कपूरथला क्षेत्र में और यहाँ पे है PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मान लीजिए एक तरह से, ठीक है जी। तो हमारे डॉक्टर गुलजार जी हैं जो कि COPB वैरायटी जो है 95 कुल मिलाकर अब तक इसकी पेडी वगैरह रेटू नहीं देख पाए थे, वो हम विशेष कर देखने आए थे। और थोड़ा सा ज़रा कुछ कैड़ा मामला चल रहा है इसके बारे में, किसान थोड़ा सा कैड़ा मान रहा है इसे। तो आज थोड़ी राय आसान करवाने के लिए डॉक्टर साहब से इसके बारे में, वैरायटी के बारे में खुल के ही बात होगी लगभग। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। चैनल पे पहली बार आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, आपका जहाँ कपूरथला में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ इतनी दूर से आए, बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर साहब पूर्ण परिचय करवा दो। डॉक्टर साहब है के निदेशक हैं, डायरेक्टर हो गए है जी? हाँ जी बिल्कुल सर। इसे मतलब बोलते क्या है, रीजनल इसको बोलते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कपूरथला। कपूरथला। तो यहाँ पे खोज केंद्र कपूरथला, गन्ना खोज केंद्र कपूरथला यानी कि रिसर्च सेंटर भी हो गया, रिसर्च सेंटर ही है ये। और ब्रीडिंग सेंटर भी हो गया। ब्रीडिंग सेंटर भी है। ब्रीडिंग सेंटर भी है। हमारे जहाँ जो क्षेत्रीय अनुसंधान गन्ने का जो स्टेशन है, अगर आप इस गन्ने के स्टेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में करें जी, आपको पता होगा जो पहले COJ 64 बिल्कुल थी। तो CO मीन्स क्रॉसिंग करते थे कोयम्बटूर में, इवैल्यूएशन करते थे हमारे जलंधर में। जी सर। ये जो हमारा जलंधर का स्टेशन जो 1964-65 से था, वो जलंधर में गवर्नमेंट ने कुछ ज़मीन जो है अपने वो करके तो इसको शिफ्ट कर दिया गया है जी। ये जलंधर वाला शिफ्ट स्टेशन जो था वही जहाँ से चला गया था लाडोवाल लुधियाना जी 2002 में, और 2002 से लेके 2012 तक वो लाडोवाल में ही था, और 2012 से जो है लाडोवाल से शिफ्ट होके हमारे पास जहाँ जो ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र गन्ना है वो कपूरथला में आ गया। ठीक है डॉक्टर साहब। आज हम जो गन्ने की टोटल जो हमारा ब्रीडिंग हो, एग्रोनॉमी हो, एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, सॉयल साइंस, गन्ने के जितने भी रिसर्च के इशू हैं, वैरायटी बनाने से लेके उसकी पैदावार बढ़ाने तक के जितनी भी टेक्नोलॉजी होती हैं वो हम यहीं से ही पंजाब स्टेट के लिए और उत्तरी भारत के लिए देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। ये शानदार सी वैरायटी, मैं तो इस पर बात करता हूँ। ये वैरायटी कौन सी, हालांकि मुझे तो पता है फिर भी थोड़ा सा ज्ञात करवा दो, बहुत ही शानदार लग रही है। ये जो आप देख रहे हो जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं जी, ये जो COPB 95 ये देखो COPB 95 का प्लॉट है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा पूरा पीछे की तरफ देखते हैं जी, तो इसमें जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आज की डेट में जी 13 किस्में जो सिफारिश कर रखी हैं जी, उसका जो प्रदर्शनी प्लॉट बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप पहले प्लॉट पे खड़े हो जहाँ से 95, 96 और ये सारी की सारी 13 वैरायटियाँ 64 तक लगी हुई। ये बुआई पहले मेरे को बताइए किस समय की है और किस तरह की बुआई है? ये बुआई जो है नॉर्मल बुआई है, 3 फुट पे हमने लगाई हुई है, और इसमें क्या कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई ट्रेंच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे जो जहाँ पंजाब में किसान मेले होते हैं, साल में हमारे 14 मेले लगते हैं, तो उसके लिए हमें गन्ना डिस्प्ले वगैरह करना होता है, सैंपल दिखाने होते हैं, उसके लिए ये प्लॉट मेंटेन किया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं पूछूँ, आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मैं सर पिछले 11 साल से यहाँ पे हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कश्मीर में था, श्रीनगर में 14 साल 8 दिन मेरे कश्मीर के हैं। मैं डायरेक्ट जहाँ से एसोसिएट प्रोफेसर रिक्रूट हुआ था, जहाँ पे ज्वाइन किया था 13 अगस्त 2013 में। तो 2013 से आज 24 आ गया, मैं यहीं पे हूँ। और स्पेसिफिकली उस टाइम मेरी गन्ना प्रजनन के तौर पे जहाँ मेरी भर्ती हुई थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और आप लोगों की दुआओं से उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हुआ और एज ए निर्देशक जो है इस स्टेशन का मैं काम संभाल रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब यहाँ से कुल मिला के सशक्त वैरायटी के रूप में कुल मिला के PB 95 की थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, हमारे क्षेत्र में गजब से भी गजब मामला है। शायद जो हमारी खुद की वैरायटी रिकमेंड है वो भी कहीं ना कहीं फाइट में है, मगर इसकी फाइट में कोई सी नहीं है। इस वे ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, शायद इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही जितनी किसान उनसे उम्मीद ही कर सका था, क्योंकि कीट पतंगों का प्रकोप या टोपोरे का खासकर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा है इस वैरायटी की। मेरे को वो खासियत बताइए, मैं फिर इसकी बीमारी भी जरूर पूछूंगा। इसमें कोई डिसीज़ वगैरह क्यों नहीं लगती? ऐसी क्या चीज़ डाल दी आपने उधर, क्या नहीं डाला वैरायटी में, किस चीज़ की कमी है? नहीं और इसमें कितने टाइम लगा इसकी रिसर्च में पूरी कंप्लीट करने में? आपने जी बहुत कुछ शानदार वाला दिया आपने ये जो कुल मिला के। ऐसा है रोहित जी, आपने बहुत ही एक बड़ा सवाल जो है जो पूछा है, और खासकर जब हम गन्ने की बात करते हैं हमारे पंजाब में, जैसे कमांद की बात करते हैं, अगर हम पिछले इतिहास गन्ने का देखते हैं तो कुछ वैरायटियाँ जो रही हैं पहले
जैसे अगर COJ 64 की बात करें, COS 767 की बात करें, COS 8436 की बात करें, उन वैरायटियों ने भी उस दौर में बड़ा अच्छा अपने टाइम में परफॉर्म किया है। जब 2002 में जो हमारी CO 0238 किस्म थी, 238 जी, हाँ जी। वो जब नेशनल ट्रायल्स में आई और जब 2002 से लेके 2006-7 तक उसका मूल्यांकन किया गया, और जब वो वैरायटी 2009 में मतलब स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी से रिलीज़ करी गई, सिफारिश करी गई, उस वैरायटी की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल गजब की आई थी। वो इसलिए कि उसके पीछे जो लाइन जो मैंने नाम बताया, 767 हो, 8436 हो, 64 हो, चाहे हमारी COJ 85 हो, 88 हो, या और जितनी भी, उसने एकदम उसको, क्योंकि उसका जो यही करेक्टर था जो अभी आप नोट कर रहे थे, जी कि वो शुरुआती दौर पे बड़े अच्छे उसके कल्ले बनाती थी, बड़े अच्छे से ग्रोथ करती थी, एकदम से फ्लोरिश करती थी। और 238 में जो एक बड़ा जो जब वैरायटी रिलीज़ हुई है, आपने कीड़े पतंगे की बात करी, तो उस टाइम से ही जब जो वैरायटी एवेल्यूएशन अंडर ट्रायल्स थी, ट्रायलों के अंदर जो एक कीड़ा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉप बोरर, जी जी, हमारे जहाँ पंजाब में कहते हैं आग का गड़वा, ठीक है, आपके वहाँ कहते हैं कि अगोला, कोई अगोले को काटने वाला जो कीड़ा है वो जो टॉप बोरर का अटैक था वो 238 वैरायटीज़ पे ये हाईली ससेप्टिबल थी टॉप बोरर जी। पर उसमें क्या हो गया कि जब शुरुआती दौर में लोग फोरेट वगैरह डालते थे, थोड़ा सा मैनेज हुआ, पर इन द मेन टाइम जब कोराजिन दवाई आ गई, वो एक ब्रह्मास्त्र का काम करी, तो उसने जो है इस वैरायटी को इतना फ्लोरिश कर दिया, क्योंकि टॉप बोरर का कंट्रोल हो गया तो बाकी जो बच रही थी। तो इसको जब सिफारिश किया गया था, तो जो हमारा पश्चिमी उत्तरी भारत का जो हमारा पोर्शन है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान का जो पोर्शन है, इसके लिए सिफारिश हुआ था। ये हमारा जो है सेंटर ICAR यही मानता था, करता था। पर अब जब वैरायटी अच्छी चल रही थी, हो रही थी, ये बाकी जोन्स में, नॉर्थ सेंट्रल में भी चली गई, नॉर्थ ईस्ट में भी, आलमोस्ट कि ये पूरे हिंदुस्तान में फैलने के चक्कर में जैसे जैसे जो लोगों की लाइकिंग बनती गई, जिम्मेदारी की जब आगे चलती गई, एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारा जो सेंट्रल ईस्टर्न यूपी है, जिसमें कि इसको उस टाइम टेस्टिंग नहीं हुई थी, और जो वाटर पानी ठहराव वाले जो क्षेत्र थे, आज लोग कहते हैं कि ये वाटर ठहराव वाले क्षेत्र की ये नहीं की तो गई क्यों, सवाल ये उठता है। पर कहीं ना इसको लाया गया ना, क्योंकि जा रहा था। अब वो जो एक इसका हमारा जिसको हम रेड रॉट कहते हैं, पंजाबी में रत्ता रोग कहते हैं, हिंदी में लाल सड़न भी कहते हैं, आप बड़ा अच्छी भली भांति जान लें, गन्ने का कैंसर, सीधा गन्ने का कैंसर इसको हम कह सकते हैं। वो जो लाल सड़न का वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, उसने जो 238 को खाना शुरू किया हमारे जो है, आप कह लो कि केंद्र उत्तर प्रदेश से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, वो जो उस फंगस का जो मैं कह रहा हूँ, वो जो मतलब आप कह लो फफूंदी है, उसका एक नया कण ही आ गया, नया पैथोटाइप कह लो उसको, एक नई वेरिएंट आ गया। क्योंकि जब इसको रिलीज़ किया गया था तो उसको किया गया था, एक CF08 है, CF08 COJ 84 से निकला था, और उसने COJ 64 को खाया था, 64 को खाया था। वो हमारे जलंधर स्टेशन से ही आइसोलेट किया गया था, उसका प्रकोप देखा गया। और एक दूसरा था CF09, वो डॉक्टर सत्यावीर ने उचानी सेंटर करनाल से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जिसने 767 को खाया जी, वो CF09 था। अब ये हो गया कि 8 और 9 तो 38 को नहीं खाते थे, पर अब जो CF13 आ गया है, 13, उसकी बात करने वाला था मैं। 13 जो है वो इसको तो ऐसे ख़त्म करता है कि आज आप इंजेक्शन लगाओ तो 10 दिन के अंदर गन्ना सूखना शुरू हो जाता है। अदरवाइज हम जीज का डाटा लेते हैं 60 दिन के बाद लेते हैं, तो 60 दिन के बाद तो ये 238 को वो सब ख़त्म कर देता है। अब बात ये आ रही थी कि जब 238 चल रही थी, अगर मैं रिकॉल करूँ थोड़ी सी हिस्ट्री, और जब 238 वैरायटी को जो हमारी जल्दी पकने वाली जो ट्रायल्स होते थे 2015 में, उस टाइम लखनऊ की मीटिंग में ये हो गया कि इसको इसमें चेक डालो, स्टैंडर्ड डालो, कि आगे जो वैरायटियाँ आएँ वो 238 से बेटर हों पैदावार में और इस चीज़ में हो। किसान उम्मीद करे थे इस चीज़ की कुछ बढ़ के मिले इससे भी? नहीं, उस टाइम तो यही हमारी मंशा रहती थी कि शायद गन्ना 238 पे ख़त्म हो गया, इससे अच्छा मिलने वाला नहीं। जी बिल्कुल। और मैं उस टाइम ये कहूँगा कि चलो अब मैं प्रिसाइज़ हो रहा हूँ, उस मीटिंग में ये कहा था कि मैं सर अगर 238 को इस ट्रायल में रखते हैं तो आगे कोई ऐसा कैंडिडेट मिलने वाला है नहीं। और जो हमारे 238 के प्रजनन है, हमारे मान जोग हैं रिस्पेक्टिव डॉक्टर बख्शी राम जी, उनकी वर्डिंग थी कि गुलजार ये आगे आने वाले जो ब्रीडर हैं उनके लिए चैलेंज हो।
ये 2015 की बात है। जी और 2014 तक जो मेरे ये क्रॉसेस थे पिछले, जी उस टाइम ये लाइनें मेरी स्टेशन ट्रायलों पे चल रही थी। जी तो 2016 में जब मेरे स्टेशन ट्रायल्स के डाटे अच्छे आए और 3 सेंटर के अच्छे आए, फरीदकोट के, गुरदासपुर के और कपूरथला, तो इन लाइनों को मैंने नेशनल पूल में डाला था टेस्टिंग के लिए। जी ठीक है सर। उसके बाद ये बाकी सेंटर, करनाल सेंटर में ये मल्टीप्लाई हुई, फिर पूरे उत्तरी भारत के जो हमारे 9 सेंटर है वहाँ गई। तो जब उन सेंटर्स पे ये हुआ, तो जो हमारी एक मीटिंग होती है, प्लांट ब्रीडर मीट कहते हैं, नौसारी में 1 साल के बाद, उस टाइम क्या, गन्ने को काट के उसकी पैदावार वगैरह नहीं आई होती, सिर्फ जो टीम की रिपोर्ट होती है, खड़ा गन्ना देखा, ऐसा है वैसा है, तो उस टाइम ये हो गया। उस टाइम नेशनल लेवल पे इसको जो है विदहेल्ड कर दिया गया था। उस टाइम ये था, हमारी 2 कैंडिडेट थे, ये 16,212, एक में उसमें फ्लावरिंग आ गई थी, उसको रोक लिया गया कि ये अच्छी नहीं। अगर वो होती तो आज जितने भी मिड के कैंडिडेट हैं कोई टिकता नहीं, पर तो रोक गया। उसके बाद क्या किया कि जब हमारी ये स्टेट में अच्छी कर रही थी परफॉर्मेंस, तो हमारे क्या होता है कि जब वो परफॉर्म अच्छी करती है तो उसको हम अपनी रिसर्च एवेल्यूएशन के टीम में डिस्कस करते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उनको मैंने ये कहा कि अगर ये अच्छी आ रही है तो इसको हमारे क्या है कि स्टेशन, जो हमारे रिसर्च स्टेशन के ट्रायलों से इसको जिमीदार के खेत में जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अडॉप्टिव रिसर्च ट्रायल। तो हमने इसका 3-3 क्वांटल बीज फ्री ऑफ सीड जो है अडॉप्टिव रिसर्च ट्रायल जो है 31 जिमीदारों को पूरे पंजाब में दिए। जी 31 जिमीदारों के ट्रायल साल भर लगने के बाद जो जिमीदारों, फिर हमारी कमेटी होती है, उसमें मैं नहीं जाके देखता हूँ, जो मेरी कपूरथला की टीम है इस वैरायटी को देखने नहीं आती, जो अलग टीमें होती हैं, खुफिया होती है ना जो कहते हैं, वो टीमें जाके उन ट्रायलों का मूल्यांकन करते हैं। वहाँ जिमीदारों को पूछती हैं, बीज आया, इस पे कीड़ा आया, इस पे क्या हुआ, कैसा हुआ, आपको कैसी लगी, कितनी खाद लगी, कोई नुकसान कुछ। तो वो जिमीदारों की स्टेटमेंट आके जब इसको हम डिस्कस करते हैं स्टेट वैरायटी कमेटी में, तो वो टीम वहाँ इंडोर्स करती है, डिस्कस करती है कि नहीं, हम अमृतसर में गए थे, अजनाला में गए थे, बटाला गए थे, होशियारपुर गए थे, गुरदासपुर, जहाँ जहाँ लगे थे, कि फलाने जिमीदार ने फलाने गांव में ये वैरायटी लगाई थी। और इन वैरायटीज़ के साथ जब इनके अडॉप्टिव ट्रायल किए थे, ये अकेली नहीं लगाई थी सर, इसके साथ एक तो जे लगी थी, एक हमारी 13,182 एंट्री हुआ करती थी, वो उसके साथ लगी थी, एक COPV 96 आपने देखी है, 14,181 वो लगी थी, 12,029 लगी थी, 13,035 लगी थी, COH 160 लगी थी। पर जिमीदारों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उनमें से उन्होंने ये 2 लाइनें जो थी 95 और 96, उनको जो फीडबैक आई और जो हमारे रिसर्च के डाटे थे, और उसी टाइम क्या हो गया कि हमारे नेशनल डाटे का भी रिजल्ट आ गया 9 सेंटर का। तो उसमें जो है एवरेज इसकी पैदावार 112 टन आंकी गई है, जो हमारी ICR की रिपोर्ट्स है IBT ट्रायल्स के ऊपर। काफी शानदार आंकड़े हमने जो है स्टेट लेवल पे इसको, यानी कि हेक्टेयर 112 टन, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि 1120 कुंटल पर हेक्टेयर, बहुत शानदार जी। तो जो हमने इसका मूल्यांकन किया फार्मर फील्ड के डाटे और इसकी पेड़ी के डाटे और 5 साल के स्टेट ट्रायल्स के डाटे जब मूल्यांकन किया, तो ये हमारा 425 क्विंटल जो है 1 एकड़ की एवरेज पैदावार दे रखी है। और जब ये फार्मर फील्ड में गई है, जिम्मेदारों ने लगाया है, तो वो बेचारे इनको एक अच्छा अल्टर। और मेन टाइम क्या हो गया कि जो 238 का जो अभी गैप हो रहा था, वो जो बीमारी वाला प्रोग्राम था, वो उसके पीछे। और सबसे बड़ी टॉप बोरर की जो बात थी, टॉप बोरर मतलब वही बात होगी, बीमारी 2 तरह की होती है, एक होती है मतलब बुखार है, एक को हो गया टाइफाइड और एक को हल्का बुखार। तो हल्का बुखार आपका कोरासिन पैरासीटामोल से खा के ठीक हुआ, अगर आपको टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। तो 238 वाला ये होगा कि कोराजिन आपके लिए मस्ट है, इसमें ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, थोड़ा सा पूछ लूँ, भूल जाएगा क्या ना, हमारी भी थोड़ी गैस सिलेंडर देखी नो बताओ सर, मुझे तो ये जानना है, कुछ एक आंकड़े वगैरह भी मैंने देखे, मैंने शायद आपको दिखाए भी। जी जी जी। तो जहाँ पे हमारे यूपी की शानदार वैरायटी थी, बड़े टाइम की बड़ी प्रतिष्ठित वैरायटी थी, उसके साथ में डेटा एनालाइज जो करा गया, कुल मिला के टैली जो करा गया, कुल मिला के उसमें हर तरह से परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट है इसकी। उससे बढ़ के है, चाहे आपका रेटून हो, यानी कि रेटून हो, प्लांट हो, गन्ने का साइज हो, नंबर ऑफ टीलर्स हो, और मतलब
हर तरह से प्रोडक्शन भी है, रिकवरी की भी बात अगर मैं करूँ, जी जी गन्ने का व्यास भी उसमें आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही कुल मिला के। जी, जी। हर जगह आंकड़े तोड़ी, ये सच है कि झूठ है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम्म आंकड़ों की अगर बात करें तो हम्म जो हमारी नेशनल रिपोर्ट आती है हम्म प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की, हम्म उसमें 16 पेज के अंदर इस वैरायटी के डाटे हैं। हम्म गन्ने का, एक गन्ने का वजन कितना है, हम्म गन्ने की लंबाई कितनी है, गन्ने की मोटाई कितनी है, ठीक है, और कितने इसके कल्ले बनते हैं, कितने टिल्लर बनते हैं, कितने मिलेबल केन बनते हैं, और पैदावार की भी है। और उसके साथ क्वालिटी के डाटे भी हैं। बिल्कुल क्वालिटी के डाटे में जो क्वालिटी के 3 पैरामीटर मेन होते हैं, एक कहते हैं ब्रिक्स, जिसको कहते हैं टोटल सॉल्वर शुगर, जी। वो होती है। दूसरा होता है कि जूस के अंदर सुक्रोज, जिसकी चीनी बनती है, जो जी। दाने बनते हैं, उसकी परसेंटेज आई होती है। और उसके बाद आती है प्योरिटी, कि उसमें कितने परसेंट जो सुक्रोज है जूस में, टोटल सॉल्वर शुगर सुक्रोज कितने परसेंट प्योरिटी है उसकी, वो एक क्वालिटी। और उस डाटे को कैलकुलेट करके बनते हैं CCS परसेंट, कमर्शियल केन शुगर परसेंट, कितने परसेंट बनते हैं। और उसको जब पैदावार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं कमर्शियल केन शुगर टन्स पर हेक्टेयर। ये सारे डाटे उसमें मेंशन है। अगर जब पैदावार की बात करते हैं तो पैदावार में उस ट्रायल में एक पंतनगर की लाइन थी इसके साथ, पर उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, वो बैठ गई थी। ये वो 1 नंबर पे थी, ये दूसरे नंबर पे। और जब CCS टन की बात करते हैं तो ये 1 नंबर पे रही है ओवरऑल 9 सेंटर। उसमें कपूरथला, फरीदकोट, उचानी, करनाल, मुजफ्फरनगर, पंतनगर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, कोटा और गंगानगर। इन डाटों को जब एवरेज निकालते हैं तो इसका जो CCS टन, जो मतलब एस्टिमेटेड रिकवरी कह लो, उसमें आती है। और उसके बाद एक और पैरामीटर होता है जिसको पोल परसेंट इन केन कहते हैं जी। तो पोल परसेंट केन जिस जिस लैब में उसकी फैसिलिटी होती है जो करते हैं, तो उसमें कपूरथला था, फरीदकोट था, लखनऊ था, वो भी 12.48 एवरेज है 5 सेंटरों में जी। तो वो आलमोस्ट एक तरह की रिकवरी होती है। उसमें से सिर्फ जो मिल के लॉसेस होते हैं 2% जो कहते हैं, उसको अगर लेस कर दो तो फिर भी 10.5 11 होती है। और वो भी मैंने 1-2 मिल से भी करवाया, वहाँ उन्होंने 13 और 14% जो है पोल परसेंट केन दिया हुआ है। कुछ रिपोर्ट मेरे पास में यूपी के हेमिल्लो की भी है, बताऊं आपसे। जी जी जी। रिकवरी 14%, 14.5% की है। नहीं है वो भी मैं लगाऊंगा जरूर साथ में, देखिए। देखियो कहाँ कौन सी और कौन कौन से फार्मर है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा। जी चलो सर, वो आपका वो है बड़ा। हाँ मैं दूंगा वीडियो में अपनी साथ में। क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी बात जो है, हम्म। क्योंकि लोग क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ मतलब बेचारे जिम्मेदारों को गुमराह कर देते हैं लोग दाएं। जी। कई बार कोई चीज़ हल्की होती है, बड़ा महंगा भाव से देते हैं, जिम्मेदार बेचारा वैसे इतने खर्चे हो रहे हैं, पिस रहा है, तो उसके तो खर्चे ही नहीं निकलते हैं, उसको तो पैसे किससे मिलने हैं। अगर इसमें और जो वैरायटी जब ये रिलीज़ करी उसमें मैंने ये मतलब क्लियर कट मेंशन किया, जब भी वैरायटी हम बनाते हैं, सिफारिश करते हैं, उसमें कंडीशन होती है कि जो आपकी मेगा वैरायटी एग्जिस्टिंग है, जो चेक है, उससे कम 10% ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए, और जो क्वालिटी है वो बराबर होनी चाहिए। या क्वालिटी 5% ज़्यादा होनी चाहिए तो पैदावार बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी पैदावार तो आप शायद देख ही चुके होंगे। और जी शानदार धुन जो मुझे आज फीडबैक आ रही है, चाहे फीडबैक मतलब पंजाब की नहीं, पंजाब की बताओ पहले, तो पंजाब में कितनी एरिया में फिलहाल ये है और ये कौन सी वैरायटी को रिप्लेस कर रही है यहाँ पे? ये सर हमारा मेजर कंपोनेंट जो है, जो हमारी 238 के ऊपर, क्योंकि 38 बहुत ज़्यादा होगी जी, क्योंकि पंजाब में छोटा सा एरिया है, जी जी 1 लाख हेक्टेयर के करीब है। 15 चीनी मिले हैं, 16 जी, और छोटे हैं, छोटे छोटे कोल्लू कह लो, मिलन कह लो, कोई 3500 TCD की है, कोई 1000-2000 की है, बड़ी यूपी की तरह बड़ी नहीं है, 8000-10,000 वाले चीनी मिले नहीं। तो वो जो 238 का जो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ 3 दरिया चलते हैं जी। स्टार्टिंग में JNK से आए तो रावी लगती है, बीच में आके ब्यास लगती है, और उसके बाद सतलुज लगती है जी। तो जो हमारा गन्ना मैक्सिमम लगता है वो उसी बेल्ट में लगता है, जिसको हम पंजाब का शुगर केन बॉल कहते हैं जी। तो वो जो एरिया है वहाँ 238 पे जो आप लाल सड़न की बात कर रहे हैं, लोगों का पिछले सीजन 2 सीजन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसको रिप्लेस करके जो है ये वहाँ सब्सिट्यूट दे रही है, अच्छी पैदावार भी दे रही है। और एक छोटा सवाल और, इसमें हल्की सी सत्ती बताई जा, वो है वास्तव में है भी सत्ती सी, सर देखो वो भर सकती है या उससे कुछ फर्क पड़ता है रिकवरी पे कुछ चीज? नहीं, 2 चीज़ें होती है। सत्ती का आप कहने का पिथ, हल्का सा पिथ। जनरली क्या होता है, जब भी देखो आप अगर टेक्निकली लेके चलेंगे, इसमें बहुत बड़ी वेरिएशन होती है गन्ने में, क्योंकि ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। धान में भी पिथ होती है, गेहूं में भी पिथ होती है, और बांस में भी पिथ होती है।
एक बांस होता है वो बिल्कुल इतना छोटा सा होता है, उसको हमारे यहाँ चवाड़ी कहते हैं, उसमें पित नहीं होती, पर वो पतला होता है, छोटा होता है। और एक बड़ा बांस होता है मोटे वाला, आपने देखा होगा, उसमें इतना बड़ा गुट्ठे की तरह होल हो। बांस वो भी है, बांस वो भी। जैसे आपका गन्ने का बड़ा डायामीटर जो आप व्यास कह रहे थे होता है, उसमें कई बार हल्की फुल्की पित आती है, पर उसमें कई बार क्या होता है कि जो हम लेट स्टेज पे जाके कई बार खाद वगैरह जो डालते हैं वो गन्ने को कच्चा और कमज़ोर कूड़ा करती है। वो कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको वो कर जाते हैं, तो वो है उसमें से, वो हमने मेंशन किया हुआ है उसमें 2 पैरामीटर की पित्त है कि नहीं। तो जब इसके 27 करैक्टर होते हैं उसमें मेंशन है कि इसमें पित्त है। इसकी पेडी व्यवस्था भी मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कितनी शानदार है, शानदार से शानदार फुटा वाली पेडी व्यवस्था। भाई लोग पेडी देखना चाह रहे थे तो वे फोटो वगैरह भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। नहीं बिल्कुल आप कर सकते तो डॉक्टर साहब, आप जो इस टाइम सीजन है, क्योंकि मैं पेडी आपको जहाँ भी दिखा हाँ जी, सकता था, हाँ जी, पर पिछला जो 1-1.5 महीना हमारा निकला है, आपने देखा होगा बड़ी धुंध पड़ी है। जी जी, तो लोगों की जो कटाई जो हुई है, क्योंकि एक काम या तो बड़ी कटाई किसकी होती है, जो वैरायटी आर्ली कट के मिल में चली जाती है। तो ये लोगों के पास बीज था, क्योंकि अभी तक वो पिड़ाई में तो आई नहीं, बीज था तो लोगों ने बिजाई अभी शुरू करी ना। जी जी, तो अभी उसके जो फटारा जो इसका जो जुमाव आना था रटून वाला, जो पेड़ी वाला, क्योंकि वो अभी 5-7 दिन के बाद खुद निकल के आएगा। पर कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मेरे फार्मर्स के हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे यहाँ पे 238 यानी कि 38 आई थी, उसकी समरी में साफ साफ लिखा गया था कि बिना ट्राई ओ क्या बोलते हैं क्लोरेंटो नीरोप्रोल यानी कि क्रोजन वाला जो साल्ट है उसके बिना वो नहीं चलेगी। तो इस वैरायटी के साथ मुझे बता दो कौन कौन सी दवा लिख रखी है आपने? इसमें क्या है, इसके लिए उसके लिए तो मजबूरी थी, क्योंकि वो जब ट्रायलों में थी तभी टॉप बोर का इतना बड़ा इंसिडेंस आता था, पर उस टाइम कोराजिन थी भी नहीं। 2009 में सर असली खेल तभी से शुरू हुआ। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। जब ये CBRC से नोटिफाई हुई, वैरायटी तो पहले चली गई थी, चलो जी जी जी, मिल्स ले गए थे, हो गया था, जैसे करते लोग हुआ था। पर वो जो कोराजिन आई था उसने उसको बचाया, क्योंकि वो एक मेन कंपोनेंट डू पॉइंट का जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और ये कोराजिन जो आई थी ये गन्ने के लिए नहीं आई थी, आपको ये भी मैं बता दूं, धान के लिए भी नहीं आई थी, और जी ये बैंगन के लिए आई थी। बैंगन के लिए? बैंगन के ऊपर जो फ्रूट एंड शूट बोरर लगता है, बिल्कुल लगे जी, ठीक है। और आपको याद होगा कि जब ट्रांसजेनिक बैंगन बना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको रिलीज नहीं करने दिया कि इसमें जे होता, क्यों? वो पेस्टिसाइड हावी थे ना। बिल्कुल, वो कोराजिन फ्रूट एंड शूट बोरर बैंगन के लिए हुई थी, गन्ने में तो आगे धीरे, क्योंकि वो भी बोरर है। अच्छा वो भी बोरर है, तो धीरे-धीरे गन्ने में इसमें ऐसा आपने क्या मिला? मैं सीधा सीधा कहूँ भाई, दवा तो पूछनी बेकार है, ये तो दवा मांगती नहीं, ऐसा है क्या इसमें? नहीं इसमें इतनी हार्ड है, मतलब हार्ड कैसे बना दी? और इसका तो खाली फोटो भी आ जाए ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं भी आ जाओ, आदमी दूर से भी छड़ना खेत। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ है कुछ विशेष में में नहीं होते हैं। और खासकर अगर गन्ने की बात करते हैं, गन्ने में कोई बड़ी साइंस, कोई मतलब मिसाइल बनाने वाली बात नहीं, ये मतलब कह लो कि भूसे के ढेर में से सुई निकालने वाली बात होती है। वो एक बार कई बार लक कह लो, ये रिलीज या कोई अच्छा समा कह लो कि वो सुई आपको मिल गई। अभी आप देखो पीछे अगर देखेंगे, मैंने 6000 सिंगल प्लांट की पॉपुलेशन लगा रखी है। अब 6000 में अगले 6 सालों 7 सालों में 1 या 2 निकलेंगे, तो उसमें कोई बड़ी वो नहीं। पहले डॉक्टर हमारे कंवर थे, उनको 64 मिल गई थी, है ना। शाहजहाँपुर से 767 मिल गई थी, 84-36 मिल गई थी, बाद में 238 मिल गई, तो अब हमें ये मिल गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक लैग फेज था। और ख़ास कर मैं आपको ये क्लियर करूं कि हमारी त्रासदी ये होगी कि 2002 से लेके 2000 अभी आप कह लो कि 17 तक, या अभी कह लो 21 तक, 21 में हमने ये रिलीज़ करी है कि हमारा बहुत बड़ा एक गैप था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गन्ने की किस्मों के बारे में। पर अब मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मैं इतना मटेरियल मेरे पास जनरेटेड है कि अब हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हमारे ज़िम्मेदार जो हैं पंजाब के, आपके पास जाया करते थे, अब रिवर्स हो गया है, थोड़ा है पर है, दे रहे हैं। किसान इस चीज को लेके परेशान था, व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट। तो मैंने झेला है, बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात ये है, 38 जब सारे देश में बूसा गया, सीधी सी बात है, तो ये भी तो हमारे देश के साइंटिस्ट की देन है, कुल मिला के अगर अच्छी चल रही है। अच्छा किसान कोई बात दे कोई वैरायटी लगाने के लिए, नहीं लगानी ऐसा कुछ है? देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा ना कुछ कह लो कि 3 कंपोनेंट होते हैं। हाँ जी, गन्ना विभाग हो गया, उसके बाद चीनी मिल होगी और जिम्मेदार होगा। बड़ी अच्छी बात है कि हमारी अभी शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी, तो वहाँ मिलर्स भी थे, बाकी लोग भी थे।
अब मिलर का होता है कि मेरी चीनी की बोरी भर जाए, नो डाउट भरनी भी चाहिए, पर भरेगी किससे? किसान से। गन्ना होगा हाँ तभी जी। तो भरेगी। भरली अब वो कहते हैं कि रिकवरी नहीं, रिकवरी मिल थोड़ी बनाती है, रिकवरी तो जिम्मेदार बनाता है। चीनी बिल्कुल। खेत में बनती है, निकालते वहाँ है। उसमें क्या है कि जो गन्ने की मैनेजमेंट है, क्योंकि ये 1.25 साल की फसल है, ठीक है, 14 महीने की फसल है, तो इस फसल को जो ढंग से संभाली जाए, समय समय पर काटी जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज हो, तो गन्ना ही है, पॉपुलर तो नहीं है। नहीं, सच्ची बात है। गन्ने के जूस से ही चीनी बने, उसी से शक्कर बनी है, उसी से तो गुड़ बनना है। तो डॉक्टर साहब, जो लोग लगा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को एक बता दो, आदर्श खुराक के तौर पे थोड़ा सा रख रखाव, सारी चीज़ें बता दो जो लोग लगा रहे हैं, अच्छा रहेगा। अंधाधुंध फर्टिलाइजर लगा रहे हैं जबकि नॉर्मल डोज पे भी शानदार हो रही है। सर हमारे क्या है, सच्ची मैं बताऊं, पंजाब में जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पैकेज प्रैक्टिस है, जी। हमारे जहाँ क्या है कि जो पंजाब की ज़मीन थोड़ी, चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट पंजाब हरियाणा टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही है। हर चीज़ मिलती जुलती जी है। जी जी जी। पानी उधर चाहे जमुना का आ रहा हो, चाहे जहाँ सतलुज का जा रहा हो, जा इसी बेल्ट में ये मतलब हिंदुस्तान की मतलब अनाज की गेहूँ है, बॉल है, चाहे मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, या पंजाब हो, पूरी हिंदुस्तान को हम खाना खिलाते हैं ना, गेहूँ और चावल में भी खिलाते हैं। तो जब से जो पंजाब की धरती बनी है, 5 आब मतलब कि 5 पानी, 5 आब ये फारसी का लफ्ज़ है, 5 मीन्स 5, आब मीन्स पानी। अगर आप कश्मीर में जाएं तो लोग आज भी आब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है हमारे जहाँ जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये गरीबी रेखा वाला प्लॉट है। गरीबी रेखा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सरकारी अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे हमें यूरिया के दाने भी गिन के मिलते हैं डालने के लिए। अगर आपने 1 किलो डाल दिया तो ऑडिट में ऑब्जेक्शन लगता है कि भाई पैकेज प्रैक्टिस में आपने 3 बैग यूरिया लिखा हुआ है प्लांट क्रॉप के लिए, 4 लिखे हैं रटून के लिए, अगर आपके प्लांट में 3.5 हो गए, ऑब्जेक्शन लगेगा कहाँ गया यूरिया। तो ये जो किस्म है, इसको बड़ी लग्जरियस जो है, बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यूरिया का नाम आ गया तो मेरी भी एक अच्छा प्यारा पॉइंट याद आना है, बताइए मुझे, यहाँ पे कोई नैनो यूरिया का भी यूज़ होता है? सर ऐसा है, गन्ने में तो हमने अभी तक नैनो यूरिया का यूज़ नहीं किया जी, पर गेहूं में और इसमें जो इफ्को वालों ने नैनो यूरिया का किया जी। अब आपने टॉपिक ऐसा शुरू कर दिया है कि जिसका नमक नमक नहीं, नाम सॉरी, नैनो है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। यूरिया है, यूरिया चाहे बैग में भरो, यूरिया को चाहे बोतल में डालो, यूरिया यूरिया है, यूरिया नैनो नहीं हो सकता। एक तो इसका नाम ही गलत है। ये नैनो नाइट्रोजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन के एटम को स्प्लिट करके नैनो तक ले जाया जा सकता है, पर यूरिया को नहीं। यूरिया का फार्मूला वही है, नैनो पार्टिकल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यूरिया पार्टिकल किसका? नाइट्रोजन का, यूरिया का नहीं। यूरिया में NH2 2 बॉन्ड NH2 2 बॉन्ड NH2, वो पानी में होगा तो वही फार्मूला वो है और वही वो है। पर अभी रिसेंटली क्या है, ये चलो आपने बात कर दी, हमारे साइंटिस्ट जो सॉइल साइंस के हैं जी, उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली इसको स्टडी किया है जी। बात ये होता है कि जब आपकी ज़मीन पेट भरा हुआ है, अच्छी खुराक आपने बेसिल डाल रखी है, तो नैनो यूरिया के रिजल्ट नहीं आते। पर जब आपकी कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें वो चीज़ है नहीं, कम है, उसमें डाल दे तो थोड़ा फर्क आ जाता है। क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा इशू एक आया हुआ है, नेशनल पॉलिसी भी बन रखी हुई है, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पहले जो दिया है, अब हिंदुस्तान के बाकी संस्थान भी बोलने लगे कि नहीं है, असर नहीं आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी के पढ़ा था मैंने, इसके बारे में साफ साफ बोल दिया था, बिल्कुल हमारे रिजल्ट बताते नहीं, हैं पिछले रिजल्ट नहीं है लोग इसका। सर गौमूत्र का असर है, सच्चाई बता रहा हूँ, इसका असर नहीं है। नहीं, चलो ये नहीं आप है। अच्छी तरह से जानते हैं, जो बिल्कुल फैल है मामला। नहीं, ये हमारे जो है, देखो हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज भी 62 यूनिवर्सिटी में अगर नेशनल रैंकिंग देखें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे है। बिल्कुल, ये PAU का इतिहास है आज भी। पिछले साल की रैंकिंग आप नेशनल की देख लो, 62 यूनिवर्सिटी में से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से 1 पे है। क्यों 1 पे है? क्योंकि जो करते हैं ना हमारे जो साइंटिस्ट करते हैं, जो वैज्ञानिक, ये नहीं कि गन्ने के, चाहे वो गेहूँ में है। आप देखो, हम आलू के लिए मतलब शिमला जाते थे, कुक्कम सेरी, कुफरी जी, तो कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज वगैरह इस तरह से अब हमने केलोंग में अपना फार्म लेके, जैसे वो ब्रीडिंग वहाँ करते थे, जैसे गन्ने के लिए कोयम्बटूर जाते हैं, हमने हिमाचल में ज़मीन लेके PAU का ले लिया। इस बार हमने 2 वैरायटियाँ अपनी, कोई कुफरी नहीं, कोई
शिमला नहीं। और ये कहूँ कि मैंने अब भी ये कहा कि गन्ने के लिए भी ऐसा कर देंगे, क्योंकि जो टारगेटेड क्रॉसिंग है, जो हम कोइंबटूर जाते हैं जी। आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट फेस करती है तो हम क्रॉसिंग भी जहाँ इंड्यूस कर लेंगे, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये गन्ना है, ये तो कुछ भी कर सकता है, जैसे मर्जी खेल लो, कोई बात डॉक्टर साहब दिल्ली शेर का बच्चा वैरायटी बनाया आपने वाकई में, नहीं। चलो आप हिल के नहीं दे रही, बहुत गजब है, देखने भर से ऐसी अलग है बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। वजन भी काफ़ी अच्छा है इसमें, वजन में तो कोई और कुछ ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है मिल जहाँ स्थिति खराब है माल लग भी रही है, चल भी रही है, हम किसी मिल का तो नाम लेने के नहीं, बाकी चल भी रही है, सारे काम सारे हो रहे हैं। सर देखो, मैं फिर एक ही हाँ। लफ्ज़ कहूँगा कि गन्ना गन्ना है। हम्म। आज गन्ना देखो हर जगह, खासकर सर। पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 60% गन्ना यहीं है। यूपी तो गढ़ है गन्ने का, समुद्र है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ गन्ना जो है, हाँ। अब गन्ने की जो फसल है, अगर जहाँ उसकी पैदावार पूरी नहीं है, या जैसे 238 में लाल सड़न और टॉप बोर, वो महंगी पड़ रही है, इतना खर्चा उस पर हो पा रहा है। हमारे जहाँ पंजाब में टॉप बोर की लोगों को 3-3 स्प्रे भी करनी पड़ गई तीसरे ब्रूड तक। अब कोराजिन की 3 स्प्रे करना, 1800 रुपये आप रेट लगा लो, 500 रुपये की लेबर लगा लो, 2300 हो गया जी। और इसको 3 से गुना कर दो, 6900, 7,000 के करीब। 100 रुपये कम, तो 7,000 से उतना गन्ना नहीं बढ़ता है, तो क्या करेंगे? सही तो बात ऐसी चीज़ में अगर हमें एक स्प्रे से ही चल जाए या जरूरत ही ना पड़े तो फायदा ही है। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है। और कहते हैं कि जिम्मेदार की यार इनकम बढ़ाओ, डबल करो, बहुत बड़ा नोशन था नेशनल लेवल पे। कैसे बढ़ेगी? उसकी तो उपज से ही बढ़ेगी ना, उसको कौन सा क्या करना। बिल्कुल, बात तो डबल होने से रही, कम हो, बिल्कुल उपज बढ़े तो जिम्मेदार का भला होगा, इस देश का भला होगा, तो ये हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं। तो डॉक्टर साहब फिर भी मैं अभी बात भी रहेगी, बुआई पे थोड़ा सा सही सा कंटेंट बता दो एक बार, इसकी बुआई में क्या क्या चीज़ चलें? यूपी और पंजाब एक ही है, अलग नहीं है। बात है, हाँ, हमारा जो बॉर्डर हमारे एक ही है दोनों के। आज हमने एक थंब रूल सा बना लेना है। हाँ जी चाहे कोई भी किस्म, मैं अब किस्म की बात नहीं करूँगा, मैं गन्ने की बिजाई की बात करूँगा। जी। खेत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। एक खेत को तैयार करने से पहले जो हमारे पंजाब में जो है एक सब सॉइलर कहते हैं, चिजलर कहते हैं, तहत और भी उसको गहरी जुताई, हाँ वही बोल रहे हैं। गहरी, जी गहरी जुताई के लिए चिल्लर ही बोलते हैं, चिल्लर भी बोलते हैं, चिजलर बोलते हैं, चिल्लर। हाँ जी। उससे ये होता है कि जो हमारे गेहूं और इसका जो धान का फसल चक्कर है, उसमें वो बहुत भारी मशीन को यूज़ करते हैं, तो मिट्टी के नीचे सतह में हार्ड पैन बन जाता है। जब मिट्टी हार्ड हो जाए, उसके ऊपर चाहे कोई भी फसल लगाओ तो जब उसकी जड़ों का विकास नहीं होता है, और उसमें जो खाद पानी वगैरह डालते हैं उसको प्लांट अच्छे से नहीं लेते जी। वो करने के बाद खेत की अच्छी से जुताई करो, इसकी नालियाँ निकाल ली, खेत कर दी। अब ट्रेंचर के साथ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, 4 फीट पे भी लगा रहे हैं, पेड़ रो भी लगा रहे हैं। अब टेक्निकल पॉइंट ये था कि वैरायटी की जो आपकी उसकी जो सिलेक्शन करनी है, चुनाव करना है, वो सही हो जाए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये है कि गन्ने की जो फसल है, जो 12 से 14 महीने की, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब 14 महीने इस फसल ने कहीं स्टोर में नहीं जाना, किसी गोदाम में नहीं जाना, खेत से खेत में रहना है, 5 महीने इसकी कटाई चलनी है, 1.5 महीना इसकी बिजाई चलनी है, मिट्टी में ही रहना है बिल्कुल। और ये जो हमारा कुदरती है, इसमें आपके फुंदी भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। अगर गन्ने की बात करें तो इसमें मेन रोल जो है फफूंदी के जो हमारी बीमारियाँ हैं, फंगस प्लस जो इसके कीड़े हैं। अब गन्ने में ये है कि इसके जो कीड़े और बीमारियां हैं वो धान और गेहूं की तरह इकट्ठा नहीं आता, ये किश्तों में आते हैं। सीजनल है जी, ये किश्तों, आपने सीजनल कह दिया, मैं बोला किश्तों में। बिजाई के टाइम आप देखेंगे खरपतवार अलग होगा, मानसून सीजन में अलग होगा, और पकने के टाइम में कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब बिजाई करते हैं तो कीड़ा अलग होगा, उसके बाद बड़ा हो गया तो टॉप बोरर आ गया, बाद में परेला आ गया, बाद में स्टॉक बोरर आ गया, ठीक है। और इसी तरह बीमारियों का जब समट का शुरू में ही निकलना शुरू हो जाता है, काली कंगैरी जो निकलता है ना, तो वो निकलना शुरू हो गया। अब रत्ता रोग चलता शुरू से ही है, दिखता जाके अगस्त में है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है, जैसे बीमारियों की बात करें तो जैसे कोरोना के लिए परहेज है, इसके लिए गन्ने के लिए वो जरूरी है। इलाज कम असर करता है, परहेज ज़्यादा करता है। तो परहेज के तौर पे एक तो वैरायटी का चुनाव अच्छे करो, जब उस खेत में जाओ तो ये देखो कि उस खेत में बीमारी ना हो। अगर बीमारी वाला खेत है तो कोशिश करिए कि वहाँ से ले लीजिए। फिर भी अगर मजबूरी खेत में लेना पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत है ले लो। और उस बीज को, जब बीज को लगाना है तो कुछ लोग क्या कि जब लगाने की लेबर को दे दिया, वो काट के लगा देते हैं। उनको बोलो कि 3-3 आँख वाले पीस कर लो या 2 आँख वाले पीस कर लो, उसमें जो खराब पीस है उसको निकाल लो, वो बाहर निकाल दिया। और जो बाकी पीस हैं उसको किसी उल्ली नाशक के साथ
उसको शोध करो, उसको सैनिटाइज करो, तो उसको खेत में डालो। ठीक है। बीज की शोध का उपचार जरूरी है। दूसरा, क्योंकि इस गन्ने की उस मट्टी में, उस पीस में, है ना, मीठा होता है और हर चीज़ मीठे पे अटैक करने की कोशिश करती है। जीवन में जो आप कहते हैं स्यूंख, क्या टर्माइट, दीमक, ये भी अटैक करता है। और वो किस पे करता है? जब आपने मट्टी वो पीस डाला खेत में, उसी टाइम वो आके करता है जहाँ ज़मीन हल्की होती है, वो अटैक। तो उसके लिए चाहे आप उसको क्लोरो का स्प्रे कर दो, या क्लोरो दानेदार आती है रीजेंट, उसके दाने डाल दो। उससे क्या कि आपका स्यूंक भी नहीं आएगी, और उसके बाद जो अर्ली शूट बोरो शुरुआती दौर पे आता है, उसका भी बचाव हो जाता है। बिल्कुल। उल्ली के लिए, क्योंकि उल्ली खेत में भी हो सकती है, उल्ली बीज में भी होती है, बीज का आपने उपचार कर लिया, और कीड़े के लिए आपने रीजेंट डाल लिया, उसके ऊपर डालो हल्की सी मिट्टी डाल दी। अब उसमें कंडीशन ये आती है, जैसे आपने बिजाई की बात करी है, जो बिजाई करी है उसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि आपने सूखे में लगाया, बाद में पानी लगाया। एक होता है कि आपने उसको बत्तर कहते हैं हमारे यहाँ, बत्तर मीन्स की नमी में लगाया। अगर नमी में अच्छी में गन्ना लगा रहे हैं तो कोशिश करो जो इसके ऊपर खरपतवार आते हैं, तो खरपतवार जो आते हैं उसके कंट्रोल के लिए खरपतवार के जो नाशक है, वीडीसाइड जो है, उसकी स्प्रे जो है, खेत में नमी हो तो 72 घंटे के अंदर जो स्पार्श आपके वीडीसाइड्स हैं, है ना, खरपतवार नाशक हैं, उसमें चाहे आपकी एट्राजिन है, चाहे सेनकोर है, एट्रीब्यूजन है, वो आप अगर स्प्रे कर देते हो तो उसमें क्या होता है, जो प्री इमरजेंस लफ्ज कहते हैं, जमने से पहले, क्योंकि मैंने पहले कहा इसके जो कहते हैं खरपतवार किश्तों में आते हैं, तो जो प्री इमरजेंस, वो लोग कहते हैं कि जमने से पहले, जहाँ लोग धोखा खा जाते हैं थोड़ा सा जिम्मेदार भाई, वो कहते हैं कि जमने के मतलब बिजाई कर दी, पानी लगा दिया, मिट्टी डाल, फिर वो करते हैं 40 दिन इंतजार किसका, जमने का, उसके जर्मिनेशन का, जमने से पहले। वो कहते हैं गन्ने के जमने से पहले। गन्ना जमता है जाके 40 दिन में, खरपतवार आ जाता है 40 घंटे में। बिल्कुल। तो अगर वो स्प्रे करी हो तो गन्ने के जमने तक वो खेत साफ रहता है। जब इसके कल्ले निकलना शुरू होते हैं, फटारा शुरू होता है, जर्मिनेशन होती है, तो उस टाइम एक ऐसे गुड़ाई मारो, हल्का सा रोटावेटर घुमाओ, आप फ्री हो। उसके बाद आता है पोस्ट इमरजेंसी, जमने के बाद, जब मानसून का पीरियड आने वाला होता है, खरपतवार का ट्रेंड चेंज होता है, तो उस टाइम आपके नदी नाशक हैं, खरपतवार नाशक हैं, चाहे 2,4-डिअमाइन साल्ट है, चाहे सोडियम साल्ट है, उसकी स्प्रे कर दो, उनको स्प्रेस करते हैं, तब तक गन्ना भी बड़ा हो गया होता है। और ये जो वैरायटी है, क्योंकि ये शुरुआती इसका जमाव बड़ा अच्छा होता है, गन्ना बड़े अच्छे से होता है, ये वो जो आपके खरपतवार है उनको वैसे सप्रेस कर देती है। इसका ये भी प्लस पॉइंट है जिसपे हम अंधेरा करता है जी। ऐसे खेत देखे हैं मैंने, कर देता है। 700 कुंटल एकड़ की भी देखी है असोज में। तो एक चीज़ और मेरे को बताओ, ये सबसे आदर्श स्पेस मतलब ट्रेंस है या सिंपल में? मैं तो हर तरह देख ली, सफल है। आपके हिसाब से मिनिमम स्टैंडर्ड स्पेस कितना रखना चाहिए बोई में, या समय के अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग देखो, तो हमारा पुरानी किस्में थी ना जी, अब हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं वाइडर रो स्पेसिंग पे जाओ, ज़्यादा दूरी पे जाओ। वो इसलिए जाओ कि जो हमारी पुरानी किस्में थी उनके गन्ने पतले थे, छोटे थे, तो उसमें होता था कि जितने ज़्यादा गन्ने होंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। बिल्कुल। पर अब वैरायटियों के गन्ने मोटे हो रहे हैं, उनको मोटे करना तो दूरी चाहिए। और एक चीज़ और है कि जब हम इनको नज़दीक लगाते हैं तो गन्ना थोड़ा बारीक रह जाता है, तो उसमें गिरने की, लॉजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। जब दूर होता है, दोनों साइड से उसको सूरज की लाइट पड़ती है, अच्छी हवा आती है, और बहुत सारी खुराक जो बूटे हैं, प्लांट हैं, वो खुद बनाते हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी आती है। तो दूरी कम से कम 3 फीट तो मस्ट है। अगर 4 फीट पे जाते हैं तो उसमें सह फसली भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है जी। अगर उसमें हमारे बहुत सारी, अगर आप उसको जो है पतझड़ रूप इसमें लगाते हैं, सीजन में लगाते हैं, तो चाहे प्याज लगा लो, चाहे लहसुन लगा लो, काफ़ी सिफारिशें करी हुई है, वो कर सकते हैं। अगर आप बाहर रुत में आते हैं, बसंत रुत में आते हैं, तो उसमें क्या भिंडी भी लगा सकते हैं, उसमें आप मूंगी भी लगा सकते हैं, माश भी लगा सकते हैं, ताकि वो मैनेज हो जाए। और जब वो ट्रेंच में लगाते हैं तो जो खाद आप बात कह रहे थे, खाद भी हमारी 1/3 कम हो जाती है। जब हम इसको फेंकते हैं ना ब्रॉडकास्ट, जी जी जी, तो ज़्यादा लगती है। जब आपने चौड़ी की है तो फिर लाइन में डालो, बैंडेड प्लेसमेंट होगी, बहुत बढ़िया। जहाँ उसको खुराक चाहिए वहीं से वो उठाता है, वहीं उसकी जड़ है, तो उसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी आ जाती है। तो 3 फुट कम से कम होनी चाहिए। और जो 4 फुट पे, क्योंकि एक और चीज़ आ गई है अब
एक वो छोटा ट्रैक्टर आ गया 4 बिल्कुल फीट बिल्कुल। और जो हमारा लेबर का जो है खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो गन्ना जो है ये लेबर इंटेंसिव फसल है और बिजाई के टाइम और कटाई के टाइम, तो वो जो मैकेनाइजेशन का दौर आ रहा है, तो उसके लिए हमें 4 फीट पे जाना है। अब तो काटने वाली भी मशीनें आ गई, हार्वेस्टर भी आ गई, उसका जो ब्लेड घूमता है वो 4 फीट पे बड़ी अच्छी तरह से उसको करता है, कोई गन्ना खराब नहीं होता। तो ये है कि हमें ज़्यादा 4 फीट की दूरी जो है वो आइडियल है, चाहे वो ट्रेंच। थोड़ा आप पेडी व्यवस्था और बता दो, किस टाइम पे कटा होना चाहिए कि पेडी व्यवस्था, यानी कि रैटून की बात कर रहा हूँ, दूसरे साल का फुटाव जो हाँ, मैं आप जो पेडी के प्लांट काटने के बाद। हमारे जहाँ उसको हाँ कह जी। देते हैं मोडी फसल, आप पेडी कह देते हैं। हाँ जी, मुंडा बोल रहे हैं, उधर बोलते हैं मुंडा, हाँ, मोटा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको रटून बोलते हैं। रैटून। हाँ जी अब क्या है कि गन्ने की जो हमारी मैक्सिमम कटाई होती है जी। और जो क्रशिंग शेड्यूल बनता है, मिल्स जो बनाती है, वो पहले लेते हैं जो पेडी फसल होती है उसका कटाव पहले होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो पेडी उनको उखाड़नी होती है। जी। तो अगर किसी मिल में इसका आप हम अंग्रेजी में कहते हैं कि प्लानिंग, पंजाबी में कहते हैं ब्यूतबंदी, मतलब प्लानिंग समझते ही जी 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 कि इसका बंदोबस्त करना, जी। अगर उस ढंग से किया हो, क्योंकि 2 एस्पेक्ट हैं कि पहले आपको पेडी का गन्ना लेना है, पेडी के बाद जो है फिर आपने प्लांट काटना है। बिल्कुल तो जो पेड़ी है वो अक्सर किसान उसको उखाड़ता है, फिर दूसरी फसल लगाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो वो तो ठीक है, पर जो आपकी प्लांट क्रॉप है जिसको आपने पेड़ी रखनी है, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका जो है। उसको अगर दिसंबर और जनवरी में काटते हैं, उस टाइम टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। बिल्कुल। तो इसके नीचे जो है वो जो सब ट्रेन बड होते हैं वो उसका जमाव थोड़ा सा कम होता है, अच्छे से उसका फटाव नहीं आता। जी। तो सही समय जो है इसका, ये कह लो कि जैसे अभी फरवरी शुरू हुआ तो गर्म हुआ, अगर फरवरी में उसकी कटाई आ जाए जनवरी लास्ट के महीने में मौसम का देख के, तो जिस खेत की अगर पेड़ी रखनी हो तो आप फरवरी के पहले हफ्ते से लेके मार्च तक अभी तक कटाई करते हैं, पहले हफ्ते तक उसका बहुत अच्छा फटाव आता है, बहुत अच्छे कल्ले निकलते हैं। और कुछ मेरे जिम्मेदार ये भी कह रहे हैं कि सर 95 का कहते हैं प्लांट से पेडी के बराबर हमने पैदावार लिया, ये कहते हैं कि पेडी की पैदावार कम होती है, पर वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर हमने वैसे लिया। हाँ, इसको हम फरवरी के 10-15 फरवरी को काटते हैं, जो काटा है तो वो बराबर की पेड़ी ही निकली। अच्छा, जो ट्रंच वाला है कहीं ज़्यादा बढ़िया बाजी मार लेगा इस वैरायटी में, अगर एक समय की लगी हो। नॉर्मल ट्रंच वाला बाजी मार लेगा, ऐसा कुछ है ना? ये बिल्कुल है, ट्रेंच पे वीक चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि गन्ना फिर गिरता नहीं जी, मिट्टी उसको अच्छी से लग जाती है। बिल्कुल। और जब ट्रेंच पे लगा हो तो मतलब समझो कि वो बारे नवारे हो गए, बहुत अच्छा, मतलब आप दूसरे जड़ों का डेवलपमेंट काफी दूर तक हो बड़ी जाएगा। दूर तक हो, क्योंकि जितना गहरा रहेगा ना वो नीचे से उसकी खुराक भी तो उठाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। नीचे से जो उसका मूल है, जो जड़ है, अगर वो हेल्दी है, कोई खाद वगैरह कुछ विशेष से कुछ परिस्थिति में कुछ ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, और नॉर्मल सर पैकेज नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कुछ, बाकी आप या माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह कोई चीज चाहते हो? देखो माइक्रो न्यूट्रेंट की वो भी बात वही होगी जो आप पहले कह रहे थे कि अगर कोराजिन की दुकान चलानी है या माइक्रो न्यूट्रेंट की चलानी है, हाँ, जो फसलें अक्सर माइक्रो न्यूट्रेंट में एक न्यूट्रेंट की कमी आती है हमारे पंजाब में, लोहे की कमी, आयरन आयरन जी, और वो भी वहाँ फिर इसके जमीन थोड़ी सी हल्की होती है, रेतीली होती है जी जी, तो वहाँ हमने जो है फेरिस सल्फेट की स्प्रे कर रखी है 1% सोल्यूशन की, उसकी 2 स्प्रे करो तो वो उस टाइम क्यों वो इस स्टेज तक आ जाती है, पत्ते पीले पड़ते हैं, जब एक स्प्रे करो रिकवर करता है, दूसरा करो तो वो कूप अप कर जाता है। अच्छा, तो मैं तो अपनी काम की बात कर लूँ उपजा, नो बताओ जी। 42 इंची पे या 4 फुट के आसपास जी लोग तो मूंग की दाल या उड़द की दाल बोए हैं, जी देसी खाद में बताओ आप क्या चीज़, मतलब हरी खाद के तौर पे फिलहाल अब कुछ बो सकता है गन्ने के साथ में कि नहीं बो सकता? उसकी ट्रैक्टर वगैरह से जुताई इसकी करवा दीजिए, ऐसा कुछ? देखो जब आप 4 फीट पे चले गए हैं, जी अब छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गन्ना जब आपका 10 फीट का भी हो जाता है तो बीच में निकल जाता जी बिल्कुल। है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो आज की हमारी मिट्टी की जो सेहत है, क्योंकि हमारी जो फसलें हम फसल चक्कर फॉलो कर रहे हैं तो बड़े एग्जॉस्टिव दे रहे हैं, जी। और गन्ना भी उनमें से एक फसल है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से खुराक उसको उठाता है, क्योंकि ये C4 प्लांट है। तो वो अगर हम साथ में रखते हैं, और हमारे जहाँ लोग कर रहे हैं कुछ जो है चना उसके साथ बीच में ट्रेंच में लगा देते हैं, बिल्कुल, वो भी आपकी दलहन फसल है, कुछ जो है माश लगा लेते हैं। ये जरूरी, जब आप 4 फीट पे हो गए हैं तो वो सह फसल लगा लेनी चाहिए, इंटरक्रॉप लगा लेनी चाहिए। मैं देसी खाद पूछ रहा हूँ तो सीधा सीधा देसी खाद दे दिया जाता है, सॉरी हरी खाद देने के लिए कुछ ना कुछ। इसीलिए कह रहा हूँ जी। देखो 2 चीज़ें, हरी खाद के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जी, या तो आपने बिजाई से पहले लगाई है तो उसको खेत में
मिला दीजिए जी, बिल्कुल उसके बाद गन्ना लगा लिए, बिल्कुल। चाहे 3 फीट पे लगाइए या 4 फीट पे लगाइए, फिर तो कोई टेंशन नहीं। पर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जब 4 फीट पे हैं और हम 14 महीने गन्ने को रखना है, तो उसमें अगर हम माश की आपने बात करी, माश लगा लिए, माश में से जो फली है वो तोड़ के दाल बन गई, घर पे आ गई जी, और उसका जो वो है नीचे का घास फूस जो है उसको जब हम कुतर देते हैं तो वो क्या है आपकी इस फसल को भी मदद करेगी और आगे आने वाली फसल की भी मदद होगी। बहुत क्यों? बढ़िया। क्योंकि सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो जैविक मादा है वो इम्प्रूव हो गया, और जिस मिट्टी का जैविक मादा अच्छा आ गया तो वो मिट्टी सेहतमंद होगी, फिर चाहे जो मर्जी फसल लगाओ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक चीज़ मेरे को और बताओ, जो मार्च में बुआई हो रही है इस वैरायटी की, इसकी रिकवरी कब जाके मतलब कितने टाइम में पूरी होती है लगभग, ये मतलब लमसम किस तरह से बनता है इसमें? जो गन्ने में जो मिठास वगैरह या रिकवरी बनती है वो? टेक्निकल हाँ। एस्पेक्ट्स जो है पूछा है, जो हम कहते हैं कि एक जल्दी पकने वाली, एक मध्यम पकने वाली, एक देरी से पकने वाली, ऐसे थे ना पहले। जी जी जी, बिल्कुल। अब तो ऐसे हो गया कि 2 ही रह गए, है ना, मध्यम देरी वाला और हाँ, जल्दी पकने वाला। जी तो जो जल्दी पकने वाला है उसका ये ट्रेंड है कि जो वैरायटी, जिस वैरायटी के जूस के अंदर जी 17% सुक्रोज और 85% के करीब 80 से ऊपर प्योरिटी आ जाए, जी, वो अर्ली किस्म होती है, जल्दी पकने वाली होती है। ठीक है। तो उसका काम है 10 महीने। तो अगर ये मार्च में है तो दिसंबर लास्ट में, जनवरी में जाके 10 महीने होते हैं, उसकी पूरी पैदावार भी आती है और पूरी रिकवरी भी आती है, ठीक है। और जो मध्यम वाली वैरायटी है इतनी ही सुक्रोज जब 12 महीने पे जाती है तो वो मध्यम हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है। जो अब मार्च वाला है वो जाके दिसंबर लास्ट जनवरी में जो है वो हो जाता है। और ये जो आप वैरायटी कह रहे हो, ये ऊपर में चौड़ी पत्ती है, ये होता है कि विशाल में ये तो नहीं चौड़ी पत्ती जब है तो इसमें जो हरा रंग आप ये देख रहे हो, हाँ जी, ये क्लोरोफिल है। बिल्कुल। अगर गर्म में मौसम रहता है तो वो ग्लूकोज बनाता रहता है, ठीक है। और जब तक ग्लूकोज बनता रहता है तब तक रिकवरी पूरी नहीं बनती, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों बहनें इकट्ठी होकर सुक्रोज बनाती हैं। वो सुक्रोज को हम चीनी मिल से निकालते हैं उबाल के, तो वही बोरी में भरते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखिए मेरे इस वैरायटी में, 238 खेत के बीच में लगा दो, 238 की जो मर्जी ले, इसे कुछ ना दियो, इसे कुछ जोखो होती नहीं, नजला जुकाम तो जानती नहीं बेचारी हो, क्या हो क्या नहीं। इसमें इनबिल्ट पावर है, क्या है इसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, कुछ तो है इसमें जरूर। नहीं जनरली क्या होता है ना, जब पौधा होता है पौधे के अंदर हर, जैसे आप लग हैं, भाई साहब लग हैं, मैं लग, हर बंदे का, हर सिस्टम का एक अपना इम्यून सिस्टम होता है जी, तो उस सिस्टम के हिसाब से अब देखो, आप इधर अगर देखेंगे थोड़ा सा, जी कुछ वैरायटियों ने पत्ते लाल कर रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब था कि इनको सर्दी लगती थी, इन्होंने क्लोरोफिल को कम किया तो इन्होंने एंथोसाइनिन बढ़ा लिया जी बचने के लिए, जी, पर ये इसमें नहीं थी क्योंकि ये सहन कर सकती है। ठीक है। तो इसका क्लोरोफिल का इतना क्लोरोफिल है कि वो सूखता नहीं, वो कम नहीं होता, बिल्कुल। तो इसका चल जाता है। उसकी पत्ती छोटी है, वो क्या है कि उसको क्लोरोफिल कम है, को सस्टेन एंटीऑक्सीडेंट है ना, जी जी जी, कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी स्ट्रेस पड़ता है तो प्लांट उस अपने हिसाब को मॉडिफाई करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको भी जीने का हक है ना, ठीक है। इसलिए वो कर जाते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर सारी जानकारी कराने आपको कोशिश करी। तो डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत आभार करूंगा, उन्होंने खैर हमारी बात की लाज रखी, मैंने कोशिश करी मिलने की, खैर इन्होंने टाइम दे दिया, तो जैसे तैसे मैं आज पहुंच गया, आज मैं जैसे तैसे यहाँ पहुंच गया भाइयों। और कुल मिलाकर कोई पॉइंट तो छोड़े डॉक्टर साहब, फिर भी अपनी तरफ से कोई नई जानकारी देना चाहते हो भाइयों, कुछ छूट गया हो तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ के वो भी कमेंट में दे दूँगा, बाकी कोई शिकायत हो तो आप प्लीज़ लिख दियो, कोई नई जानकारी आप बताना चाहो। देखो इसमें कुछ भी हाँ। बहुत बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं जी, तो कोई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका उत्पादन डॉक्टर साहब इसमें बता दो जरा एक बार दोबारा से, 1100 कितने कुंटल था वो? 425 को हाँ जी, 2.5 से गुना कर लो, हाँ जी 1000 से ऊपर औसतन है। बिल्कुल है जी, औसतन मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जो पैदावार होती है वो 3 तरह की होती है। एक होता है पोटेंशियल पैदावार जी, कि मैक्सिमम क्षमता कितनी, एक होता है औसतन, एक होता है औसतन के नीचे जी। वो औसतन इसलिए दिया जाता है कि आपके अगर हल्की से हल्की भी फसल हो तो इतनी पैदावार आ जानी चाहिए, अगर उससे नीचे आती है तो कहीं ना कहीं क्रॉप को मैनेज करने में कहीं ना कोई दिक्कत हुई है, या किस्म में दिक्कत हो गई है, या खाद टाइम से नहीं लगी, या पानी से नहीं लगी। तो गन्ने की पैदावार को सस्टेन करना हो, अच्छे तरीके से मेंटेन करना हो, तो औसतन से 20-25% ऊपर ही हो, तब जाके वो फायदेमंद है।
बिल्कुल अगर सही। वो उससे नीचे आ जाए फिर वो फायदे का सौदा नहीं है, ये जरूरी है। तो पैदावार इसकी मैक्सिमम जो होता है, जो पोटेंशियल यील्ड है हम्म, एकड़ का मेरे पास 775 क्विंटल जिम्मेदार के खेत का जब मैंने ट्रायल दिए थे, जी 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 जी, 31 ट्रायल जो करे थे, बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 लोगों ने हम्म, मतलब 750 के करीब एकड़ की पैदावार बहुत की थी। शानदार डॉक्टर साहब। और उसको जब डाला स्टेशन ट्रायल से पेड़ी से कर करा के, तो एवरेज हमारी 425 की है, औसतन 425 की है। तो भाइयों, मील का भी भला अर्थ करो और थारा भी बहुत भला, कुल मिला के संपन्न हो जाओगे। 1-2% चीनी ऊपर नीचे हो जाए, मैं तो सीधी सीधी कहूँ जी बस, हाँ तो मील वाले का घर नहीं बंद होने का, पर थारे घर बस जाएंगे। नहीं मिल के भी बन जाएंगे, बस हाँ। वो जो है प्रोपोगंडा जो चल रहा है ऐसे नहीं अरे कुछ तो है, देखो साइंस लगा रखी है कहीं ना कहीं। कोई चक्कर नहीं। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी रोकी जा रही है, बाकी वैरायटी में कोई कमी नहीं है, गजब की है। एक बार लगाओ थोड़ी सी, आप खुद नेक्स्ट ईयर निश्चित तौर पे बोगे। एक बार मैं थोड़ा सा और दिखा दूं, बट डॉक्टर साहब ने कमी तो छोड़ नहीं रही। डॉक्टर साहब सिंपल मेथड में है, लगभग 3 बिल्कुल फीट में, सिंपल सर, कोई इसमें वो नहीं है, बहुत बढ़िया वाली चल रही जी, वो कुछ नहीं है, सबसे गजब कर रखा मामला। ट्रीलिंग वगैरह भी अच्छी है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ मैं आपको कहना धन्यवाद बोलता हूँ और जाने की आज्ञा चाहूँगा डॉक्टर साहब। चलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए और जहाँ हमारे स्टेशन पे बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब एक लोग, तो मैं थोड़ा सा दिन भर बिजी रहा, कुछ मीटिंग इधर उधर हो गई, आपको समय नहीं दे हाँ, पाया। जो पेडी नहीं मैं देख पाया, मैं उसके फोटो वगैरह निश्चित तौर पे भेज दे दूंगा भैया, फोटो वगैरह बिल्कुल, भेजूंगा मैं आपने। आप कह देता हूँ, मेरे जो फार्मर है वो चलो आपको भेज देंगे, भेज देंगे फोटो वगैरह, वही दिखाने के लिए स्पेशल मैं आया था भाइयों। ये सिर्फ और दाल थोड़ी सी की किसान बात है, जागरूक और पता चले क्या स्थिति है क्या नहीं हो रही, जी बिल्कुल, उनकी हालत का उन्हें खुद भी पता है। नहीं कोई बात नहीं सर, ठीक है नहीं जी। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। तो भाइयों, वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। आशा है वीडियो आपको उससे पसंद कर आई होगी। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।